हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। आज हमारे साथ में है डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, जो कि बहुत ही अच्छे स्पाइन सर्जन हैं। तो सर का 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रह चुका है। सर एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने 1997 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली थी। 2005 में सर ने अपना ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया। इसके बाद में अपने करियर को एक एडवांस स्टेज पे लाते हुए सर ने 2010 में अपना स्पाइन सर्जन में सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया। तो आइए हम सर से मुलाकात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे अपने ओपीडी के पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगी, जो अपने स्पाइन और ब्रेन है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? देखिए, जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा जो हम हिंदी में अगर हम सिंपल बात करें तो हिंदी में हम कहते हैं इसको तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो एज ए ग्रॉसली अगर हम इसको डिनोट करें तो हम इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जब उनको हम समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना वास्ट लेवल पे हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा ब्रेन। और ब्रेन जो आगे कंटिन्यू करता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेकंड पार्ट हो गया ब्रेन के अलावा, वो हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो मेन पार्ट हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन से लेके जाती है और हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाती है जो काम कर रहा है। तो ये जो नर्व्स होती है, नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हमारा जो नेक वाला पार्ट है, जो गर्दन वाला पार्ट है, उससे जो नसें निकलती हैं वो हमारे दोनों हाथों में जाती हैं। और सेम स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर बैक वाला पार्ट है, वहां से जो नसें निकलती हैं वो हमारी दोनों लेग्स में जाती हैं। तो बेसिकली ये जो नर्व है, ये जो नसें हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लेके जाती हैं मैसेज के रूप में, और उस पर्टिकुलर पार्ट को बॉडी के को मैसेज कन्वे करती हैं कि ब्रेन की तरफ से ये मैसेज है, आप इस मैसेज को फॉलो करें। तो ये जो पूरा सिस्टम है बॉडी के अंदर, ब्रेन को मिलाया हमने, स्पाइनल कॉर्ड को मिलाया और जो नर्व्स हैं सारी को मिलाया, तो ये एज ए होल हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम है। और ये नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किए। और सर, आजकल जो बैक पेन है वो हर एक दूसरे इंसान को मिल जाएगी, तो क्या बैक पेन जो होता है वो भी स्पाइन से रिलेटेड ही होता है? अब देखें, अब ये भी एक क्या है कि बहुत ही समझने वाली चीज है। बेसिकली स्पाइन भी अपने आप में एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारी स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये स्पाइन है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं। अब स्पाइन हमारा जो नेक है, जो हमारा हेड है, उसके लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और इन बिटवीन बटक्स, लोअर बैक को क्रॉस करते हुए इन बिटवीन बटक्स वहां तक फैला हुआ होता है। तो ये जो हम स्पाइन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको केवल ये बोनी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर्स स्पाइन बनाती हैं। इन बोनी स्ट्रक्चर के साथ में हम और दूसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऐड ऑन कर दें। जैसे उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइन के अंदर जो अलग अलग वर्टिब्रास हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो लिगामेंट्स हैं, उनके बीच में जो डिस्क है, उससे जो अटैच्ड मसल है, तो ये सारी स्ट्रक्चर को अगर हम एक बार कंपाइल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली एक स्पाइनल कॉलम है। तो अब हम बात करें बैक पेन की। तो बैक पेन की हम बात कर रहे हैं तो बैक पेन का मतलब ये नहीं है कि पेन स्पाइन में है। पेन स्पाइन कॉलम के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकता है। वो उससे डायरेक्टली अटैच मसल हो, अगर उस मसल में भी पेन है तो हम यही कहेंगे कि बैक पेन। तो मोर और सो वो एक स्पाइन की प्रॉब्लम का ही पार्ट हो गया, क्योंकि एज ए अगर हम बात करें तो ये सारी स्ट्रक्चर एज ए यूनिट काम करती है। और इस यूनिट की कोई भी स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्रोमाइज हुई, चाहे वो मसल है, चाहे वो लिगामेंट है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे स्पाइन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। तो अगर किसी को बैक पेन है तो इसका मतलब ये है कि बैक पेन है तो मोर और सो वो स्पाइन से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में सर हैं, तो कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जो आप लोगों की भी होती हैं, जो हमारे भी होती हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये सच है या नहीं है।
तो हम उसके बारे में सर से जानते हैं कि सर वो मिथ है या फिर वो रियलिटी है। तो जानना चाह रही हूँ कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही स्पाइन प्रॉब्लम होती है। देखिए ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। हम देखें तो स्पाइन का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो सकता है। स्पाइन का प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकता है। इवन न्यूबॉर्न किड को भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, यंग एज में भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। और डेफिनेटली चूंकि ओल्ड एज में बॉडी में डिजनरेटिव प्रोसेस काफी स्पीड से चलते हैं, तो उस डिजनरेशन के कारण भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, लेकिन हम इसमें एक बात है जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या जो यंग एज के किड्स होते हैं, हम बात करें 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल, इस एज ग्रुप में यूजुअली जो स्पाइन रिलेटेड इशू होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जेनेटिक होते हैं, आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया है जिस वजह से आपका स्पाइन कॉलम इन्वॉल्व हो गया, या फिर हम दूसरे कारणों को देखें तो चोट लगने से स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो बच्चों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है स्पाइन में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइन में डेफिनेटली, पर ऐसा नहीं है कि हम ये स्पेसिफाई करेंगे केवल ओल्ड एज में ही होगा, ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकता है और किसी भी रूप में स्पाइन को इफेक्ट कर सकता है। और सर क्या जो स्लिप डिस्क होती है वो हो जाए किसी के तो इसका मतलब हमारा करियर वहीं पे खत्म हो गया, ऐसा होता है? नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक समझने वाला बात है। बॉडी में देखिए, ये बॉडी बेसिकली एक मशीन की तरह है, और इस मशीन को जिसने भी डिजाइन किया है, जो भी इसका आर्किटेक्ट है, उसने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि ये 100 इयर्स तक आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगा। तो ये एक्चुअल में हमारी स्मार्टनेस है कि हम कितना ऑनेस्टली, एथिकली और आइडियल वे में हमारी बॉडी का यूज कर रहे हैं, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट का हम यूज कर रहे हैं। अब बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी मोर और सो बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो ढांचा है, जिसको हम कहते हैं ढांचा, वो बेसिकली सारा बोन्स के ऊपर टिका हुआ है। और जो भी मूवमेंट हम ले रहे हैं, जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, वो बॉडी के किसी न किसी ज्वाइंट के कारण ही हो रही है। तो हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर अगर हम बात करें तो स्पाइन का मूवमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब जब मूवमेंट किसी चीज के अंदर होगा, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बॉडी के अंग का या बॉडी के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर परिवर्तन आते ही आते हैं। तो ये कहना कि किसी को भी स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता या कोई प्रॉब्लम होने के बाद उसकी लाइफ ऑलमोस्ट एंड पे है, ये दोनों ही मिसकंसेप्शन। इनका कोई मतलब हम देखें एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रैक्टिकल लाइफ में ये नॉनसेंस है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को स्पाइन रिलेटेड कोई इशू हो गया, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी को डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है और किसी ने उसको बताया कि भैया अब तो जिंदगी आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस स्टेज में है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आपकी डिजीज की स्टेज के हिसाब से आपको कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप उसको प्रोटोकॉल को दिखा के गाइड करेंगे, गाइडेंस लेके उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप वापस अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट वैसे ही जी सकते हैं जैसे आप बिना स्लिप डिस्क के या बिना प्रॉब्लम के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो इससे कोई घबराने जैसा बात नहीं है कि कोई स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है या मेरा क्या होगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है और लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। लोगों में एक और चीज चली हुई है कि अगर हमने सर्जरी करवा ली, ऑपरेशन वगैरह करवा दिया, तो हमें तो फिर लाइफ लॉन्ग बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब ये जो प्रश्न है ना, ये हमारी प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए सर्जन, हमारा तो मेन काम बेसिकली सर्जरी का ही है, तो हर दूसरे या तीसरे पेशेंट के मुंह से ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है कि सर सर्जरी के बाद मेरा क्या होगा। कह तो रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सर्जरी के बाद मेरा क्या होगा। तो अगेन ये वही बात है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्जरी कोई लाइफ का एंड नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम किडनी की बात करते हैं जी, तो बॉडी में हमारे 2 किडनी हैं, तो ये एक नेचुरल, अब क्यों है उसका कोई लॉजिक नहीं है, समझना क्यों है उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम एज ए साइंटिफिक वे में अगर बात करें या सोचें तो
शायद वो 2 किडनी इसलिए है कि अगर किसी का एक किडनी काम नहीं कर रहा है दूसरे पे तो दूसरा किडनी उसको कंपनसेट कर दे और इटसेल्फ आपकी बॉडी को कोई हार्म ना हो। तो जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो तथ्य ये है कि आज मैं मेरी प्रैक्टिस की अगर बात करता हूँ, आप ये मान के चलें कि सर्जरी का जो इंसिडेंस है, आज किसी भी पेशेंट को कोई स्पाइन रिलेटेड इशू क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो सर्जरी का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट हम बात करें कि कितने पेशेंट्स को सर्जरी का रिक्वायर्ड रहता है, तो दिस इज हार्डली लेस देन 5%। क्योंकि मैं आपको काफी अपर साइड बता रहा हूँ, मतलब लेस देन 5% केसेस में ही पेशेंट को सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो मेन चंक है, जो मेन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बेसिकली नॉन सर्जिकल है। तो पहले तो दिमाग में कभी भी प्रॉब्लम हो तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए तो सर्जरी कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। लेस देन 5% केसेस में सर्जरी का जरूरत पड़ता है। अब सर्जरी का भी जरूरत पड़ता है, हम उसकी बात करते हैं। सर्जरी में देखो, सर्जरी पहले और आज काफी कुछ बदल गई है। पहले जो सर्जरीज होती थी उस टाइम टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस नहीं थे जो आजकल हैं। तो जिसका लर्निंग अच्छा है, जिसका इस पे अच्छा होल्ड है, तो टेक्निक्स तो ऐसी हैं कि आज हम कुछ सर्जरीज हैं जहाँ पे इंडिकेटेड होता है, तो आपको शायद बिलीव नहीं होगा, हम पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया के एंडोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं दूरबीन कहते हैं, जो जनरल टर्मिनोलॉजी में पेशेंट्स यूज करते हैं दूरबीन। तो इवन हमको स्टिच भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, विदाउट एनी स्टिच हम एंडोस्कोप से दूरबीन से पूरी सर्जरी को कर देते हैं और पेशेंट को सर्जरी के 2 घंटे बाद घर भेज देते हैं। तो पोस्ट सर्जरी पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पता नहीं मैंने क्या, मतलब पेशेंट को भी ऐसा लगेगा कराने के बाद कि डॉक्टर साहब हो गया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पाइन में कंडीशंस होती हैं, जो डिजीज होती हैं, जिनके लिए सर्जरी का जरूरत पड़ता है, आज की टेक्निक और टेक्नोलॉजी में सब बहुत ही मिनिमम मोड के ऊपर शिफ्ट हो गई। तो सर्जिकल जो ट्रॉमा रहता है, सर्जरी के जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर। हम फाइनल में बोल सकते हैं कि सर्जरी ही सिर्फ एक और ऑप्शन नहीं है हमारे पास में ट्रीटमेंट का। सर्जरी एक ऑप्शन नहीं है, सर्जरी के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपके पास एक ऑप्शन बचता भी है सर्जरी का, तो उसका कोई फियरफुल होने का जरूरत नहीं है, इतना कोई घबराने का जरूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि सर्जरी की टेक्निक्स भी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि अब पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि वो सर्जरी के थ्रू गुजरा है। और सर स्पाइन के लिए एक्सरसाइज करना रिस्की होता है? नहीं, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ऐसी सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज हमेशा अच्छा है करना। अब जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी वे में कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू एक्सरसाइज, इसमें तो कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। फायदेमंद और नुकसानदायक इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि हम स्पाइन का ही बात कर रहे हैं तो मैं इसको स्पाइन पे फोकस करना चाहूंगा कि आज मैं स्पाइन रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी नया काम करने से पहले, जैसे कुछ रूटीन एक्सरसाइज होती है, जैसे हम बात करें वॉकिंग करना, तो वॉकिंग एक रूटीन एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। साइकिलिंग की हम बात करें, अगेन साइकिलिंग एक रूटीन एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं। सेम हम स्विमिंग का बात करें, स्विमिंग बहुत ही कन्वीनियंट और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तो कन्वेंशनल मोड हो गया एक्सरसाइज का, जो बेसिकली बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं है, आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, आजकल योगा का ट्रेडिशन काफी चल रहा है। अब कई बार क्या होता है कि चीजें तो लाभदायक होती हैं, फ्रूटफुल होती हैं। जैसे हम योगा की बात करें तो इन जनरल अगर हम बात करें तो योगा इज वेरी गुड, लेकिन उस योगा के अंदर जो अलग अलग पोस्चर्स हैं, वो पोस्चर्स किसके लिए फायदेमंद होंगे, किसके लिए नुकसानदायक होंगे, अगर हम इसके लिए अवेयर नहीं हैं तो उस फायदेमंद चीज से भी हम हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक्सरसाइज बेसिकली 2 तरीके की हो गई, एक तो रूटीन एक्सरसाइज, वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज के ऊपर जाएं और आपको कोई कंसर्न है अपनी बॉडी में स्पाइन से लेके या जॉइंट से लेके, तो बेटर है कि आप पहले स्पेशलिस्ट से एक बार डिस्कस करें
कि सर मैं ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, चाहे वो योगा है, चाहे वो और कोई पोस्चर्स हैं जो आप फॉलो करना चाहते हो, और एक बार उनके अंडर गाइडेंस में ही उन चीजों को स्टार्ट करें, अदरवाइज वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी डे टू डे रूटीन की प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स केवल इस वजह से ठीक हो जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ये एक्सरसाइज आप बंद कर दीजिए। अच्छा, बंद कर दीजिए, ये एक्सरसाइज आप बंद कर दीजिए। उनका ट्रीटमेंट केवल यही होता है कि वो गलत तरीके जब से आप इनकी exercise पूरी कर रहे हिस्ट्री होते हैं। सुनते हैं कि आप बताएं क्या दिक्कत है, क्या हुआ, क्यों हुआ, और अभी आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए ना। हम ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। कोई एक सीजन देखो क्या पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स को अगर हम जाएं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी बहुत सारी चीजें तो एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है, वो ज्यादा नहीं। और सर देसी मसाज वगैरह जो होती है उनसे भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखो ये भी काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के द्वारा। कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि सर हम तो वहाँ गए थे और हमने पहले डॉक्टर को दिखाया था लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर उन्होंने कोई मसाज किया, उन्होंने जो भी कुछ किया वो करने के बाद हम ठीक हो गए। उसके बाद हमने कई पेशेंट्स को भेजा, वो सब ठीक हो गए। तो अब देखिए, अब क्या है कि आज अगर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे तो आप उसको झुठला नहीं सकते, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो तो उस दौर से गुजरा है, ठीक है। तो आप उसको सोचने की कोशिश कर सकते हो कि ऐसा हुआ कैसे। देखिए साइंस अपनी जगह है, साइंस इतनी एडवांस है कि साइंस फेल नहीं हो सकती। आज कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई भी इशू है, अगर साइंटिफिकली उसको ट्रीट करने का हम सोचें या उसकी बात करें, उसके जो मेडिकेशन है, प्रोसीजर्स हैं, वो सब स्टेब्लिश्ड है, वो फैक्ट है। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं इससे नहीं होता, वो इससे होता है। तो अब वो मेरे पास ऐसे स्पाइन में तो देखो बहुत ही कम है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं पेशेंट के जो अपने शेयर करते हैं कि सर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा। तो अब इसका जवाब मैंने सोचा, जो मैंने निकाला, तो जवाब ये है, निकाला क्या मतलब फैक्ट है ये भी। देखिए डॉक्टर जो है ना, आज आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सही, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने केवल आपको गाइड किया, डॉक्टर ने आपको केवल गाइड किया कि सर मैडम ये मेडिकेशन आप लें, मुझे ऐसा लग रहा है ये इस वजह से हो रहा है, इस चीज को आप फॉलो ना करें, इस तरीके से आप चलें, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको केवल गाइड किया, जब डॉक्टर ने गाइड किया तो आप ठीक कैसे हुए। अल्टीमेटली हीलिंग पावर आपकी बॉडी के अंदर ही है, आपकी बॉडी ही आपको ठीक करती है, डॉक्टर केवल गाइड करता है। तो जब अल्टीमेट हीलर बॉडी है तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। बॉडी ये समझिए कि केमिकल सिग्नलिंग के ऊपर बॉडी अपना जो है वो चल रही है, ठीक है। तो जब बॉडी को अल्टीमेटली हील करना है तो कई बार ऐसा होता है कि हम सही रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, उसका बेस साइंटिफिकली कुछ नहीं होता और हम क्रेडिट उसको दे देते हैं कि उसकी वजह से ठीक हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक आपकी बॉडी को ही आपको करना है। तो ये बड़ा ही मतलब मिसकंसेप्शन है कि नहीं सर हम वहां गए तो उसने मसाज किया, ऐसा किया, वो किया, वो एक प्रोसेस है, एक्चुअल में एक प्रोसेस है, माइंडसेट बना लेते हैं लोग। हाँ वो माइंडसेट बन गया एक्चुअली। आज आप देखिए, आप मैं सिंपल सी बात है, आज अगर मुझे पता है कि इस डिजीज को ठीक होने में इतना समय लगने वाला है, जिसमें आपका डिस्क के पेशेंट है, हमें पता है कि 6 to 12 वीक्स इसको लगेगा, अपना एक्सपीरियंस अब है कि हाँ 6 to 12 वीक्स में ही विल बी और शी विल बी फाइन, इसकी सारी समस्याओं को ऑलमोस्ट निवारण हो जाएगा। अब उस 6 to 12 वीक्स तक कंसिस्टेंटली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, फॉलो अप में रहना, ये पेशेंट्स का डिपेंड होता है। मुझे भी पता है कि 3 महीने में पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर उतना पेशेंस उसमें है, उसने 3 मंथ तक मुझे फॉलो किया तो ही विल बी फाइन। तो बीच में उसका एक पेशेंस टूट गया या किसी ने उसको कुछ और गाइड कर दिया,
और वो किसी और के पास चला गया, तो क्रेडिट एक्चुअल में उसके पास चला गया, लेकिन हीलिंग जो करनी थी वो एक्चुअल में आपकी बॉडी को ही करनी। और सर ये जो पेन किलर्स होते हैं इनसे भी स्पाइन का पेन भी हो जाता है ये सच? नहीं देखिए, पेन किलर बेसिकली पेन को किल करते हैं, इसलिए तो कहते हैं पेन किलर। तो पेन किलर को बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई पेन हो रहा हो तो हम लेंगे तो डेफिनेटली हमको उसमें आराम मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि जो नॉन स्पेसिफिक पेन होता है, नॉन स्पेसिफिक मतलब जैसे अपने देखा हो कई बार हमें हेडेक हो जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं पैरासीटामोल का टैबलेट ले लेते हैं और हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक पेन की श्रेणी में आता है, तो बहुत ही कॉमन है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो मसल्स हैं, डे टू डे रूटीन में हमारी जो फंक्शनिंग रहती है, कभी हम ओवर वर्क कर लेते हैं, कभी हम कोई अपने आप को सेल्फ हर्ट कर लेते हैं, तो वो नॉन स्पेसिफिक पेन होते हैं, वो सिंपल पेन किलर लेने से ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। पर वास्तव में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप पेन किलर लेके शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, दब सकते हैं वहाँ पे, पर वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा पेन 2 घंटे 3 घंटे ठीक रहा, उसके बाद वापस स्टार्ट हो गया। सर डेली रूटीन में ऐसे मतलब कौन सी आदतें हैं जो हमारे स्पाइन को नुकसान पहुंचाती हैं? ये आदत पोस्चर जो भी है, अगर हम बात करें कि एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी 4 एक्टिविटीज में हमारी लाइफ 90% मोर देन 90% कवर हो। तो वो 4 एक्टिविटीज क्या हैं? पहला तो है रेस्ट करना, ठीक है, मैं जनरल टर्म में समझा रहा हूँ, आप इसको पोस्चर के रूप में लेंगे, ठीक है। एक काम है हमारा रेस्ट करने का, रेस्टिंग जो पोस्चर है उसमें हमारा काफी टाइम निकल जाता है। दूसरा है सिटिंग, बैठना, चाहे हम सोफे पे बैठे हैं चाहे हम चेयर पे, बहुत सारा टाइम हमारा इस पोस्चर में निकल जाता है। थर्ड आता है स्टैंडिंग, खड़े रहना, बहुत सारा टाइम हमारा इस पोस्चर में निकल जाता है। एंड लास्टली वॉकिंग, चलना, चाहे हम घर में चल रहे हैं चाहे बाहर वॉक कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है। तो हमारी लाइफ इन 4 स्टेप पे ही डिजाइन है, ऑलमोस्ट 90-95%। इसके अलावा जो पोस्चर्स हम लेते हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे हम झुक गए, हमने किसी चीज को उठाया, किसी को हमने धक्का दिया, तो ये बहुत ही मिनिमम लेवल पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोस्चर है हमारा सारा टाइम। अब जब हमारी लाइफ इन 4 पोस्चर पे डिपेंडेंट है, डेफिनेटली हर पोस्चर का अपना कोई ना कोई लग्जरी है एक्चुअली जो हम ले रहे हैं। तो लग्जरी है जो हम ले रहे हैं, मैं सर 4 घंटे लगातार कंप्यूटर पे काम करता रहता हूँ, अब ये जो काम कर रहा है वो बंदा ये प्रश्न करे तो डेफिनेटली वो अपना नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी पोस्चर हो, उस पोस्चर में प्रेशर हमारी बॉडी का हमारे स्पाइन पे, हमारे डिस्क पे, हमारे जॉइंट पे जाता ही जाता है। विदाउट प्रेशर हम मतलब लेटे हुए हैं तब भी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर फोर्स है जो हमारे स्पाइन पे जा रहा है। तो फोर्स अगर कहीं पे जा रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या हम सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं एजिंग प्रोसेस। इसकी मैं बात कर रहा था कि हमारा जो एज है वो अगर हम 100 ईयर मान के चलें तो एज के हिसाब से हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस इस वजह से नहीं आ रहे कि हमारा एज बढ़ रहा है, एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं उसके कारण हमारा एज बढ़ रहा है। तो हम कोई भी काम करें मोर और सो डेफिनेटली उसमें कुछ इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता ही है, पर वो इम्पैक्ट हमारी एज के हिसाब से आए तो ठीक है, वो कंपनसेटरी है, वो हमको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन वो अगर हमारी एज से पहले ही आने लग जाए तो वो हमें परेशान करने लग जाता है, हम फिर डिजीज प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं कि हाँ हमको ये डिजीज हो गया है। सर कौन सी ऐसी मतलब कि नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो हमारे स्पाइन को मतलब जिससे पोस्चर की वजह से हमारी स्पाइन जो है वो ठीक रह सकती है? देखो ये अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 पोस्चर्स हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम इम्पैक्ट जो पड़ता है ना हमारी बॉडी के ऊपर, वो पड़ता है रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। तो कुछ रूल्स है जो बेसिकली सोसाइटी के द्वारा, या हम बात करें कि सोशल उसके अंदर है कि 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। तो
अब मैं बात करूं कि ठीक है 6 to 8 आवर का अगर कोई किसी का स्लिप साइकिल है तो दैट्स फाइन, ठीक है, बॉडी को रीएनर्जाइज करने के लिए भी बहुत जरूरी है और मेंटल और फिजिकल रेस्ट के लिए भी जरूरी है। तो ये तो ऑप्टिमाइज कंडीशन हो गई कि हाँ 4 से 6 घंटे हर आदमी को रेस्ट करना चाहिए, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करें बाकी पोस्चर्स की, चाहे हम सिटिंग की बात करें, चाहे स्टैंडिंग की बात करें, चाहे हम वॉकिंग की बात करें, तो देखिए कि आज हर चीज का, बॉडी के हर पार्ट का एक एफिशिएंसी पीरियड होता है कि हाँ मैं इतना एफिशिएंटली इतनी देर के लिए वर्क कर सकता हूँ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपन हार्ट को नहीं कह सकते कि आप लोग उसका कोई टाइम पीरियड नहीं, ठीक है, हार्ट का तो नहीं, तो वो हाँ वो तो बॉडी में सारे ऑर्गन ही ऐसे हैं, किडनी है 24/7 काम कर रहा है, लीवर है 24/7 काम कर रहा है, तो पर वो अलग चीज है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसका एक एफिशिएंसी पीरियड होगा। अब हम इन 4 पोस्चर्स में बात करेंगे। मैंने रेस्टिंग का आपको बता दिया, 6 to 8 आवर का रेस्ट एटलीस्ट मैंडेटरी है, करना चाहिए फिजिकल और मेंटल रिलीफ के लिए। हम सिटिंग का, स्टैंडिंग का, वॉकिंग का बात, देखिए जो रिसर्च है, जो साइंस है, जब उन्होंने इस फैक्ट को एक्चुअल में फाइंड आउट किया कि कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट, ज्वाइंट है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, एफिशिएंटली वर्क कितनी देर के लिए कर सकते हैं, तो उन्होंने ये पाया कि कोई भी एक्टिविटी है, मेनली उन्होंने जो रिसर्च किया था 4 एक्टिविटीज पे किया था, अब मैं सिटिंग का बात करूँ, कोई भी एक्टिविटी है अगर आप उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 30 to 40 मिनट्स उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पीरियड। जैसे कि हम कंप्यूटर में हम देखते हैं, एक हमारा कंप्यूटर में एक की होता है, वो रिफ्रेश के लिए होता है, उसको हम अननेसेसरी टाइम टू टाइम प्रेस करते रहते हैं, अनकॉन्शियसली कुछ भी कर रहे हैं, बीच में रिफ्रेश हम करते रहेंगे, तो उसका भी लॉजिक है एक्चुअल में, तो वो बेसिकली कंप्यूटर की रिफ्रेशिंग। क्या होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप सिटिंग में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने 30 to 40 मिनट्स काम किया, तो ये आपकी बॉडी का, मसल का, उस पर्टिकुलर पार्ट का जो यूज में आ रहा है, उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पीरियड है। आप लग्जरी ले सकते हो कि मैं 1 घंटे बैठना चाहूँ तो नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, आप 2 घंटे भी बैठ सकते हो, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा लग्जरी आप ले रहे हैं ना 30 to 40 मिनट्स के बाद, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो पे क्या है, वो पे इन टर्म्स ऑफ आपकी एफिशिएंसी डे बाय डे कम होती जाएगी। और इसका एक बहुत ही सटीक जो एग्जांपल है ना, वो बताता हूँ आपको। आज आप किसी भी प्लेयर को देखें, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कोई भी प्लेयर, क्रिकेट की बात करें, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कोई भी प्लेयर 30-35 तक पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, हाँ, तो मुझे अब इससे हार्डली आपको पूरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अंदर शायद ही कोई गिने चुने बंदे मिलेंगे जो 40s के बाद में स्पोर्ट्स में एक्टिव है। क्या कारण है? सचिन तेंदुलकर तो 18 इयर्स में भी सचिन तेंदुलकर था, 40 में भी सचिन तेंदुलकर था, बल्कि उसके एक्सपीरियंस से उसको बहुत ज्यादा गेम हुआ। हाँ। फिर क्या हुआ ऐसा कि 40 इयर्स के बाद में उसने अपने आप को देखा, ये सुपर लग्जरी है जो हम ले रहे हैं। आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर एज के बाद में अगर आप एक्स्ट्रा लग्जरी लोगे तो आपको अलाउ ही नहीं करेगी उस काम को करने के लिए जिसमें आपने अपने आप को खपा रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। आपको एंड ऑफ द डे गिव अप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी। कोई भी पोस्चर है, 30 to 40 मिनट के बाद आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जैसे रिफ्रेश का बटन होता है ना, जस्ट फॉर 1 or 2 मिनट आप खड़े हो जाएं, 2 चक्कर लगाएं, उसके बाद वापस बैठ अपनी बॉडी को रिफ्रेश करें। रीसेटिंग है बॉडी का बेसिकली, उसका रीसेटिंग टाइम इतना ही है, 1-2 मिनट में वो सब रीसेट हो जाता है। हाँ ठीक है, नाउ आई एम फ्रेश, यू कैन अगेन स्टार्ट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। सर आजकल की जो जनरेशंस है जिनके भी डिस्क के प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो आप इसका क्या रीजन देना चाहेंगे कि वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है या फिर जेनेटिक है या फिर क्या रीजन है इसका? प्रश्न आपका ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एज ग्रुप जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी डिजीज के होने का या नहीं होने का। हम आज बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारी
बेसिकली सब केमिकल बेस्ड प्रोसेस पे चल रहे हैं, और उस केमिकल बेस्ड प्रोसेस को चलाने के लिए बॉडी को न्यूट्रिशन का जरूरत है। अगर बॉडी न्यूट्रिशनली फुलफिल्ड है और आप ऑनेस्टली जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एफिशिएंसी पीरियड बॉडी का अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का वो क्या है, अगर हम उस हिसाब से अगर हम बॉडी को फॉलो करें तो डेफिनेटली अगर बॉडी न्यूट्रिशनली फुलफिल्ड है तो आपको शायद ही कोई दिक्कत आने वाली है। और प्रश्न ये उठता है कुछ लोगों को दिक्कत आती है, तो दिक्कत क्यों आती है? तो ऐसा नहीं है कि वो जिस काम को कर रहे हैं वो काम उनको नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि बॉडी मशीन की तरह है, उस मशीन को भी कुछ चीजें हैं जो चाहिए, अगर उसको रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम प्रॉपर क्वांटिटी में मिलती रहेगी तो आपका भी काम बहुत अच्छे से पूरे एफिशिएंसी के साथ चलता रहेगा। चाहे हम यंग एज की बात करें चाहे हम ओल्ड एज की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे समझ में आया, जो मैंने मेरे अनुभव से समझा है, वो है बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर बॉडी न्यूट्रिशनली डेफिसिट है, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए वो नहीं मिल रहा है और आपको कोई तकलीफ होती है, तो आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट ले लें, आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक आप उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को या एलिमेंट को जो बॉडी को चाहिए फुलफिल नहीं करोगे, आप बेहतर नहीं हो सकते। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम देखें डाइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फास्ट फूड के ऊपर जो है ज्यादातर लोग शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरा जो हैबिट्स हैं यंग जनरेशन के अंदर स्पेशली हम बात करें तो स्मोकिंग और एल्कोहल बहुत ही कॉमन है, और अब तो आजकल देख रहे हैं कि टोबैको भी काफी ज्यादा लोग बाग यूज करने लगे। और आप ये मान के चलें कि हर बंदा शायद कोई अगर अपने जीवन में नहीं लेता हो तो नहीं लेता हो, यंग एज में बाकी सब स्मोकिंग और एल्कोहल ले ही रहे हैं, तो इनके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, ये बॉडी को न्यूट्रिशनली डेफिसिट करते हैं। सेकेंड, फास्ट लाइफ है, हर कोई इंसान बहुत ही जल्दी में, तो आप खाने में डाइट में उन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे जो बॉडी के लिए जरूरी है, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ हो सकती है। तो यंग एज ओल्ड एज सारी एज के अंदर न्यूट्रिशन का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ में शेयर कीजिए। देखिए अनुभव जो है अगर मैं बात करूं तो आज कोई भी मेरा जो अनुभव है वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, समय के साथ चीजें अपने आप बदलती जाती हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, अगर मैं केवल बात करूं स्पाइन के, उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात करें कि स्पाइन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी लाइफ स्टाइल। स्पाइन में कोई भी जो डिजीज है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, मेरे स्पाइन में मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं जो भी काम कर रहा हूँ प्रॉपरली आराम से कर पाऊँ, तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और उस लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सारी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने एक स्पाइन हेल्थ के ऊपर एक बुक मैंने लिखा है, उसका एडिटिंग चल रहा है, उसको पब्लिश कराने का भी है, तो वो मैंने इन जर्नल पेशेंट अवेयरनेस के हिसाब से ही उसको बनाया है। पेशेंट्स को वो दी जाए, वो देखें, और वो देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कारण ही हो रही है, उसके लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल है, वो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उसमें कई चीजें हैं जो मैंने मेंशन की हैं। तो लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको भी हमने डिस्कस किया। दूसरा पोस्चर, जिसके बारे में आपने कई प्रश्न पूछे मुझसे, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें करना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें पोस्चर कॉन्शियस होना चाहिए। अगर हम पोस्चर कॉन्शियस नहीं है तो डेफिनेटली यंग एज के अंदर हम परेशान होंगे, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और अगर यंग एज में नहीं आएगी तो डेफिनेटली मिडिल एज के बाद में हम बैक पेन या नेक पेन से परेशान हो ही जाएंगे। थर्ड, अगर हम बात करें तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम रूटीन में करते हैं लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं करनी चाहिए, तो उनके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। वो कौन सी एक्टिविटी है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम ग्राउंड सेटिंग की बात करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन वो है कि सर जमीन पर बैठना बंद कर दूंगा। अब इस प्रश्न का आंसर अगर आप सिंपली देंगे कि नहीं बैठना चाहिए, तो कोई भी उसको
एडजस्ट नहीं कर पाए, वो कहेगा कि यार ये कैसे मना कर दिया, मैं भगवान का मैं बात करूँ, पूजा नहीं कर पाएंगे, मैं तो नीचे बैठ के कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। तो उसके बारे में मैंने उसके अंदर लिखा है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो लाइफ दो पार्ट है, 40 से पहले 40 के बाद, और उन दोनों पार्ट के अंदर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है। और एक्सरसाइज डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा आप जब ही करें, आपको अगर शुरू से उसका आदत है। आजकल जो है ना मार्केटिंग इतना ज्यादा है, चाहे 40 में हो चाहे 50 में हो, योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, योगा कर रहे हैं। तो योगा करना बुरा नहीं है, लेकिन योगा में जो पोस्चर्स हैं वो कौन से आपको करने हैं या नहीं करने, उसका आपको पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना सही तरीका चाहिए, पता किस होना तरीके से करना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनली कोई भी प्रॉब्लम हो स्पाइन से रिलेटेड, तो स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझें और डरे नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जरी का जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब सर्जरी का जरूरत पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन सर्जिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, लोग बात डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलते, या प्रॉपर एडवाइस नहीं लेते। सोसाइटी में, समाज में जान पहचान वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब अपने अपने एक्सपीरियंस उसको बता देते हैं, हाँ ये तो होता है, ऐसा हो गया था इसके साथ, वैसा हो गया था, उसने ये ट्रीटमेंट लिया तो या फिर उसने इस तरीके से इलाज कर लिया। तो मिसकंसेप्शन और मिथ इतने ज्यादा है कि एक्चुअल में पेशेंट itself कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या है। तो कहने का मतलब है डरे नहीं, बाहर निकलें, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसकी एडवाइस समझें, सुनें और उसको फॉलो करें। तो सर की बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और इनके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए आप लोग भी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे अपना ओपीडी के पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग भी अगर आपका कोई और सवाल है, आपको कुछ जानना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि हम सर तक भी पहुंचाएंगे और आपको उनका भी जवाब हम लोग दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच।